नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जिला कमेटी ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। नमाज कक्ष और नेता प्रतिपक्ष मुद्दे पर जताया विरोध। राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निकाली भड़ास। ट्रक ऑनर एसोसिएशन पर हुए मुकदमे का एसोसिएशन पदाधिकारियों ने जताया विरोध। कहा, एमपीएल के इशारे पर हुआ है झूठा मुकदमा, नहीं समाप्त होगा आंदोलन। सड़क हादसे में 3 लोग हुए घायल, एक को किया गया धनबाद रेफर। बेंगाबाद में 2 तो बरगंडा में 1 को आई थी चोटें। मोटरसाइकिल से गिरकर हुए सभी घायल। और गांव में एनजीटी की आदेश की उड़ रही है धज्जियां। अवैध रूप से हो रहा है बालू का उठाव। बड़े बड़े ट्रकों में भरकर भेजा जा रहा है बिहार। प्रशासन से साठगांठ का लग रहा है आरोप। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा जिला कमेटी ने अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया और विधानसभा भवन में नमाज अदायगी के लिए कमरा आवंटन किए जाने के मामले को लेकर राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान कहा गया कि यह निर्णय न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति कर एक नई परंपरा की शुरुआत है। भाजपा जिला कमेटी ने सोमवार को अंबेडकर चौक पर धरना दिया और राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के असंवैधानिक निर्णयों व पद की गरिमा का दुरुपयोग एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समुदाय विशेष के तुष्टीकरण के लिए 81 में से केवल 4 अल्पसंख्यक विधायकों के लिए विधानसभा भवन में नमाज अदा करने के लिए कमरा आवंटित करने का विरोध किया गया। बताया गया कि यह न केवल असंवैधानिक है बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही। साथ ही 77 विधायकों के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। बताया गया कि भाजपा विधायक दल के नेता झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता न देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश कर रहे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पद की गरिमा पर कुठाराघात किया है। बताया गया कि इन दोनों मुद्दों या विषयों के विरोध में एक दिन पहले हेमंत सोरेन एवं रविंद्रनाथ महतो का पुतला दहन किया गया और इस बार अंबेडकर चौक पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना देकर मौजूदा सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश साव, चुन्नूकांत, सुभाष चंद्र सिन्हा, यदुनंदन पाठक, महेंद्र वर्मा, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, निर्भय सिंह, रागिनी लहरी, विनय सिंह, सुनील पासवान, विनीता कुमारी, सोनू एजाज, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, दिलीप वर्मा, छोटू खान, दारा हजरा, मनोज संगई, रामचंद्र ठाकुर, राजेश जायसवाल, अनूप सिन्हा, हरविंदर सिंह बग्गा, राजेश गुप्ता, सुरेश मंडल, चैताली पाठक समेत सैकड़ों भाजपाई उपस्थित थे। बंद करो, हिंदुओं को बैन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाठी लंबी जेल तुम्हारी देख लेंगे कितनी लंबी। श्री राजेश जायसवाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के निमित्त तुष्टीकरण कर रही है, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रही है और कल भी सभी मोर्चा के द्वारा तमाम जिलों के मुख्यालय पे प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद परसों हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और इसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन की सरकार बाबूलाल मरांडी जी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित नहीं, ओपन कास्ट बनियादी के लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने रोजगार के हित में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उस पर झूठे मुकदमे किया जा रहा है कि तुम धरना नहीं करो। क्यों? क्योंकि इनका वहाँ कमीशन फिक्स हो गया है और यहाँ के रोजी रोजगार को दफन करके यहाँ के जो मजदूर हैं उनकी लाश पे राजनीति करना चाहते हैं, उनके परिवार भूखे मरेंगे और विधायक का घर भरेगा, यही इनका मानसिकता है। निर्देशानुसार हम लोग 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक हम लोग का लगातार कार्यक्रम है। राज्य सरकार के नाकामी और इनके तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर
विधानसभा में अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए और बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से वहाँ पर नमाज पढ़ने का जो कमरा आवंटन किए हुए हैं, इसके विरोध में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 तारीख को यहाँ के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और विधानसभा का अध्यक्ष माननीय रविंद्र महतो जी का जिला कमेटी ने पुतला दहन करने का काम किया। आज हम लोग अम्बेडकर चौक पर माननीय बाबूलाल मरंडी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दे और वहाँ पर जो नमाज पढ़ने का जो कमरा आवंटन किया गया है, इस आदेश को वापस ले। फिर हम लोग कल यानी 7 तारीख को हम सभी मंच मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे जनप्रतिनिधि उनके प्रतिनिधि के बीच हम सभी लोग कल फिर यहाँ पर महाधारणा का कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि तुष्टीकरण का राजनीति करना बंद करे, बाबूलाल मरंडी जी को प्रतिपक्ष का नेता घोषित करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चरणबद्ध तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। और 8 तारीख को हम गिरिडीह जिला से हजारों कार्यकर्ता के साथ यहाँ से जाकर विधानसभा का घेराव करेंगे। यही मेरा कार्यक्रम है। एमपीएल के ठेकेदार द्वारा ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर मुकदमे का बनियाडीह में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कड़ी शब्दों में निंदा की। इन्होंने कहा कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज कराया गया है, जो सरासर गलत है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय दिलाने की मांग की है। एमपीएल के ठेकेदार द्वारा ट्रक ऑनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर मुकदमा करने का विरोध शुरू हो गया है। बनियाडीह में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की। बताया गया कि कोलियरी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगातार 5 दिन से ट्रक ऑनर एसोसिएशन लोडिंग मजदूरों के साथ एमपीएल के विरोध में धरना पर बैठे हैं, लेकिन 6 लोगों पर रंगदारी मांगने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इसके विरोध में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कंपू यादव और राजेंद्र यादव ने इस आरोप को निराधार बताते हुए झूठे केस में फंसाने की बात कही। इन्होंने बताया कि लगातार धरना के माध्यम से एमपीएल उठाव का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर एमपीएल से साठगांठ रखने वाले लोगों ने कई बार जान से मारने की धमकी देकर धरना खत्म करने को कहा है, लेकिन धरने पर डटे रहने के कारण इन लोगों पर झूठे रंगदारी मांगने के केस दर्ज करवाई गई है, जो सरासर गलत है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच कर उचित न्याय दिलाने की बात कही। हम लोग बनियाडीह ओपन कास्ट कोलियरी बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विगत 5 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरना पर बैठे हुए हैं एमपीएल के उठाव के विरोध में। चूँकि पूरे ज़िले में जितनी ट्रक हैं उनका ये रोजी रोजगार का सवाल है, उनके पेट पे लात मारने की सवाल है। और आपका जाकर के जितने स्थानीय मजदूर हैं वो भूखे ना मरे, इसके लिए हम लोग लोकतंत्र को देखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे ट्रक ऑनर एसोसिएशन और मजदूर एकता के संघ के बैनर तले। इस बीच हम लोगों को कई बार आंदोलन ख़त्म करने की धमकी दी गई और ये बोला गया कि अगर आप लोग आंदोलन ख़त्म नहीं करते हैं तो आप लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाएंगे हम लोग और आप लोग को जेल भेजने का काम करेंगे और आपको क्या कहते हैं जान, यहाँ तक ये हो गया कि जान से मारने तक की धमकी हम लोगों को दिया जा रहा है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि हम लोगों को वो प्रोटेक्शन दे और अपने हक और अपने आवाज़ को बुलंद करना अगर पाप है तो हम लोगों को यहाँ के लोग बता दें। आज हम लोगों पे एक झूठा मुकदमा रंगदारी का लाद दिया गया है, हम लोगों का 6 आदमी का नाम गया है, बनियाडीह एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हमारे ऊपर और हमारे कई ऐसे जो नेतृत्व करता है उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा हम लोगों के ऊपर दाग दिया गया है कि हम लोग 1000 रुपये का रंगदारी वसूलते हैं। अगर हम लोग वसूलते हैं रंगदारी, क्या उसका कोई स्लिप, कोई पुर्जा या कोई उसके पास सबूत है? ये जांच का विषय बनता है। और इन लोगों ने एकदम ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग नीतिगत तरीके से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, ये लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी गिरिडीह के सहयोगी
और जो हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं जितने भी दल हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग आएँ, हमारे आंदोलन में हमारी ताकत को बढ़ाएं और लोकतंत्र को वो लोग मरने ना दें। किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ? हमारे बनियाडी के एसोसिएशन के अध्यक्ष जो नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी, वहाँ के कमल चंद साहू जी सचिव, राजेंद्र प्रसाद राय जी, और आपका जाकर के मोहम्मद असलम, और हमारे ऊपर, और आपका जाकर के एक अरुण कुमार यादव के पर मुकदमा दायर किया गया है। आपने कहा कि रंगदारी भी का आरोप लगा है, जान मारने की धमकी दी है, तो जान मारने की धमकी किसने दी? एमपीएल के जिस नुमाइंदों ने जिस पर जो एफआईआर हम लोगों पे करवाए हैं उनके द्वारा बार बार हम लोगों को मौखिक रूप से कहा गया कि अगर आप लोग नहीं उठाते हैं, अपना आंदोलन को ख़त्म नहीं करते हैं, तो आप लोग पर कार्रवाई होगी, आप लोग अपना जान भी गंवाएंगे, ऐसा हम लोगों को धमकी दिया गया है। ये जो धमकी मिला है इसकी सूचना प्रशासन को? इसकी सूचना मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं और मैं अपने लीगल एडवाइज़र से राय ले लेता हूं, उसके बाद मैं इसके खिलाफ आगे कोर्ट में भी जाने का काम करूंगा, थाने में भी जाने का काम करूंगा, एसपी साहब के पास भी जाने का काम करूंगा। ऑलरेडी बचाव संघर्ष मंच के बैनर तले हम लोग ट्रक ओनर एसोसिएशन में लोडिंग मजदूर के लोगों को मिलकर गिरिडीह कॉलोनी में ओपन घाट काटा पर एक धरना दिया जा रहा है। इस धरना को, ये जो धरना हम लोग एमपीएल के खिलाफ दे रहे हैं, एमपीएल के एजेंटों द्वारा हम लोगों को बार बार धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग धरना वापस लो, एमपीएल को माल वापस जाने दो, और नहीं जाने दोगे तो आप लोगों को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं लोग। और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि हम लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से एमपीएल के उठाव के विरुद्ध आज धरना दे रहे हैं, लगातार आज 5वां दिन है, और ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, ये लोगों पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। अभी कल पता चला है हम लोगों को 100 आदमी के नाम पर एफआईआर दर्ज भी कराया गया है कि ये 100 लोग जो है तो हम लोग को रंगदारी 1000 रुपया गाड़ी पर मांगते हैं। ऐसा जबकि झूठा ये मुकदमा है। बार बार हम लोग को धमकी दिया जा रहा था कि आप लोग धरना को वापस लो, मांग को वापस लो, लेकिन नहीं लेने पर आप लोग को केस में फंसावेंगे, आप लोग को जान भी गंवाना पड़ेगा। और हम लोगों ने अपना जो जनतांत्रिक ढंग से धरना दे रहे हैं, शांति रूप ढंग से, जिसके चलते से आज केस में हम लोगों को फंसा दिया गया है। ये झूठा मुकदमा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बरगंडा पुल के पास हुए सड़क हादसे में सिहोडीह का छोटू कुमार घायल हो गया। घायल का प्राथमिक उपचार सदर अस्पताल में करवाया गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। शहर के बरगंडा पुल के पास हुए सड़क हादसे में सिहोडीह का छोटू कुमार घायल हो गया। सोमवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि नारायण दास का 23 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार मोटरसाइकिल से बाजार गया हुआ था। लौटने के क्रम में बरगंडा नया पुल के पहले किसी वाहन से चकमा खाकर यह गिर पड़ा। इसके सर में ज्यादा चोट लगने के बाद इसे आसपास के लोगों ने उठाकर घर वालों को सूचना दी। साथ ही 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भिजवाया। यहां सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। गिरिडीह के ऑफिसर कॉलोनी के रहने वाले छोटे पंडित और झरियागादी के रहने वाले मोहम्मद असलम बेंगाबाद में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। गिरिडीह के रहने वाले 2 लोग बेंगाबाद में सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सोमवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी के रहने वाले छोटे पंडित और झरियागादी के रहने वाले मोहम्मद असलम का एक्सीडेंट बेंगाबाद के पास हो गया। ये दोनों मोटरसाइकिल से किसी काम से बेंगाबाद गए थे। लौटने के क्रम में बेंगाबाद से थोड़ी आगे बढ़ने पर किसी अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी। ठोकर लगने के बाद दोनों गिर पड़े और जख्मी हो गए। आसपास के लोग 108 एम्बुलेंस बुलाकर इन दोनों को सदर अस्पताल भिजवाए, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। उसका छोटू कहाँ घर है? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? क्या मोटरसाइकिल से था? कहाँ जा रहे थे आप लोग? कौन गाड़ी वाला मारा? हम लोग पूरा 16 थे।
और पूरा मतलब पूरा चापले जा रहा है। चला कौन रहा था गाड़ी? गाड़ी कौन चला रहा था? हम ही चला मतलब स्कॉर्पियो आ रही थी, पूरा चापले आ रहा था, तब बच्चे चला रहे थे, हम गिर गए। गांवा प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बालू तस्करी का कार्य धड़ल्ले से जारी है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन और अवैध बालू माफियाओं के साठगांठ का आरोप लगाया है। लोगों ने बताया कि यहां एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर प्रतिदिन 80 से 100 ट्रक बालू बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में भेजा जा रहा है, मगर पुलिस संबंधित लोगों से पैसे लेकर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है। गांवा पुलिस के संरक्षण में माफिया कर रहे बालू की अवैध तस्करी, कार्रवाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति। गांवा प्रखंड में इन दिनों अवैध बालू तस्करी का कारोबार एसडीएम के कार्रवाई के बावजूद पुनः शुरू हो गया है और बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से बालू बिहार भेजा जा रहा है। इससे यहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रही है, क्योंकि जिस कदर यहां बालू का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर जिले के तमाम बड़े पदाधिकारियों को तस्करों द्वारा ऊंची कीमत देकर खरीद लिया गया हो। यह अधिकारी और पदाधिकारी न सिर्फ बालू के इस अवैध तस्करी को अपनी सहमति भी दे रहे हैं, बल्कि उनका पूरी तरह संरक्षण भी कर रहे हैं, जिससे यहाँ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। और ये हम नहीं बल्कि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है, जो बालू के हो रहे इस अवैध तस्करी से परेशान हैं और नदी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को लेकर चिंतित है। बता दें कि वर्तमान समय में सरकार द्वारा 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्णतः रोक लगाया गया है, मगर गांवा प्रखंड में इसका संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है, जिस कारण यहां एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर प्रतिदिन 80 से 100 ट्रक भरकर बालू गांवा, सतगांवा, पश्चिम बिहार व अन्य सीमा राज्यों में भेजा जा रहा है। बताते चले कि गांवा प्रखंड के बिरने व मंझने एवं बेंड्रो के सकरी नदी से प्रतिदिन जेसीबी व ट्रैक्टर के माध्यम से बालू ट्रकों में लोड कर रात में बिहार के राजधानी पटना भेजा जा रहा है। वहीं प्रखंड के सायरा मोड़, केंदुआडी, बलथरवापत, कन्हैया मारन, बगदेडी, बेंड्रो एवं पचारीडी नदी रास्ते के किनारे समेत कई स्थानों पर अवैध बालू का डिपो संचालित है, जहां दिन में ट्रैक्टर के माध्यम से इन जगहों में बालू का संग्रह किया जाता है और रात में जेसीबी के माध्यम से ट्रक में लोड कर बिहार, यूपी जैसे अन्य राज्यों में भेजा जाता है। गांवा प्रखंड में बालू की तस्करी करने वाले बालू माफिया की संख्या 25 से 30 है। इनमें कुछ लोग आम ग्रामीण हैं तो कुछ सफेदपोश समेत नामचीन लोग शामिल हैं। वहीं इसके अलावा बिहार राज्य के भी कई लोग इस बालू तस्करी के कारोबार से जुड़े हुए हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार और नाम नहीं छापने की स्थिति में कुछ बालू माफियाओं ने बताया कि गांवा पुलिस को एक ट्रक पर 1000 से 1500 रुपये तक दिया जाता है। इसके अलावा सतगांवा पुलिस को प्रति ट्रक 500 से 1000 रुपये तक मिलता है। वहीं जिले के वरीय अधिकारियों को चढ़ावा लाखों में दिया जाता है इन 3 महीनों में। इसके अलावा छोटे बड़े हिस्सों में वन अधिकारियों व अन्य पदाधिकारियों को भी अवैध कमाई में हिस्सेदारी दी जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कभी किसी पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है तो उन्हें स्थानीय प्रशासन या अधिकारियों द्वारा खबर कर दी जाती है, जिससे वे सतर्क हो जाते हैं। वहीं जिनका सांठगांठ नहीं है, उन्हें खबर नहीं मिलने से वे पकड़े जाते हैं। इसके अलावा जब अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अखबार प्रसारित की जाती है या ग्रामीणों का अधिकारियों पर दबाव होता है तो 1-2 ट्रकों को पकड़कर बाकियों को भगा दिया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार और हाल के एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई छापेमारी में यह बात सामने आई है कि बालू के तस्करी के लिए दूसरे जगह डंप यार्डों द्वारा दिए जा रहे चालान का बालू माफिया तस्करी करने के प्रयोग में ला रहे हैं। विगत हो कि 2 दिन पूर्व छापेमारी में 2 ट्रकों को पकड़ा गया था, जिसमें उन्हें टुंडी से बालू बिहार ले जाने की बात कही थी, मगर जब उनसे टोल रसीद मांगा गया तो चालकों के पसीने छूट गए और उन्होंने अपनी गलती मानी, जिसके बाद उन ट्रकों को जब्त कर लिया गया। प्रखंड में हो रहे इस भारी पैमाने की बालू तस्करी से नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं प्रशासन के इस रवैये से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर जब एनजीटी को जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया है और उसे लागू किया गया है, तो फिर इसमें कोताही क्यों बरती जा रही है? जब रखवाले ही कुछ पैसों के लालच में चोरों को संरक्षण देने का कार्य करेंगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी? इधर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि
गांव प्रखंड से पुनः अवैध तरीके से बालू उठाव कर बिहार भेजने की सूचना मुझे मिली है। शीघ्र ही टीम गठन कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विद्यालयों में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत की उपलब्धता समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृत बजट, RMSA के कर्मियों के समायोजन का अनुमोदन, शून्य अथवा न्यून नामांकन वाले विद्यालयों में पेयजल, शौचालय एवं विद्युत की उपलब्धता एवं जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदों पर कार्यरत समग्र शिक्षा अभियान के तहत कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु संविदा विस्तार व अन्य बिंदुओं के विस्तृत समीक्षा की गई तथा उक्त सभी कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उपरोक्त के अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इनरव्हील क्लब सनशाइन गिरिडीह के बैनर तले शिक्षक दिवस के अवसर पर बड़ा चौक स्थित एक स्थानीय होटल में सम्मान समारोह का आयोजन कर 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। मौके पर बच्चों की टीम के द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति की गई। इनरव्हील क्लब सनशाइन गिरिडीह के बैनर तले शिक्षक दिवस के अवसर पर रविवार को बड़ा चौक स्थित एक स्थानीय होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब की संस्थापक पूनम सहाय ने किया। वहीं शिक्षिका राखी झुंझुनवाला के बच्चों की टीम के द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति की गई। वहीं क्लब के सदस्य ने संस्थापक पूनम सहाय के द्वारा लिखी कविता को भी यहां प्रस्तुत किया। इस दौरान पूनम सहाय ने बताया कि शिक्षक शिक्षिकाओं ने क्लब में आकर मान सम्मान बढ़ाया है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तुलसी का पौधा शिक्षकों के बीच वितरण किया गया। वहीं सम्मान पाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस क्लब की सराहना करते हुए कहा कि क्लब आगे बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मौके पर अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, सचिव सुमन गौरी सरिया, क्लब के सदस्यगण और शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थी। सारी दुनिया जाके वेख लो, उसमें मुकाबला करा के वेख लो। लगाकर गढ़ी आपने मूरत, ज्ञान के मोती पिरोकर बनाए गहने खूबसूरत। आपकी अमृतवाणी में डूबा है आज जगत, चरण चिन्ह पर चलते जाए है यही मन्नत। ऐसे शिक्षकों से जीवन हमारा सजता रहे और हम उनके चरणों का करते रहे वंदन, करते रहे वंदन, करते रहे वंदन। इनरव्हील क्लब गिरिडीह सनशाइन ने आज 20 दिन के सफ़र में अनेकों प्रोजेक्ट और सेलिब्रेशन करने के बाद उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ हमारा आयोजन हुआ है और हमें बहुत गर्व है कि हमने 15 शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मान लेने के लिए, सम्मानित करने के लिए आज यहाँ इस प्रांगण में बुलाया और उन लोग ने सहर्ष हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ आकर हमारे क्लब का मान सम्मान बढ़ाया। शिक्षक दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। शिक्षक शिक्षिकाओं को और अतिथि गणों को उसको भेंट स्वरूप दिया है ताकि हमारा प्यार और हमारे प्रांगण का प्यार उनके घर आंगन तक पहुँचे और जब वो पेड़ बने तो वो लोग हमारे क्लब के प्यार को और अधिक समझ सकें। यही मेरा आज का संदेश है। शिक्षक दिवस के अवसर पर इनरव्हील सनशाइन द्वारा शिक्षकों को बहुत सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव कराने के लिए इनरव्हील सनशाइन का बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम इस संस्था द्वारा होते रहेंगे और उम्मीद है कि
गिरिडीह शहर पुलिस संस्था द्वारा नए आयामी प्रतिभा और कई तरह के प्रोग्राम का हमेशा देखने को मिलेगा और गिरिडीह का पर्यावरण संरक्षण और अन्य कोई किसी भी तरह के सौंदर्यीकरण और कई तरह के काम इस संस्था द्वारा किए जाएंगे। सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा होटल गार्डन व्यू में शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर समीर सरकार समेत अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान क्लब के पदाधिकारियों ने क्लब द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को उपस्थित लोगों के बीच साझा किया। होटल गार्डन व्यू में रविवार शाम इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गिरिडीह कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर समीर सरकार को सम्मानित किया गया। साथ ही क्लब में उपस्थित शिक्षिकाओं डीएवी सीसीएल की शबाना रब्बानी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय राजपुरा की रूपाश्री खेतान, दुर्गा माता मध्य विद्यालय की रेखा तरवे और किड्स जोन प्ले स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर पायल वर्मा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इनरव्हील प्रार्थना से की गई। परंपरा के अनुसार सभी गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभा रघुनंदन, डिस्ट्रिक्ट आईएसओ रश्मि गुप्ता, पास्ट प्रेसिडेंट मौसमी सरकार और पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। क्लब की अध्यक्षा सुधा सिन्हा ने सभी अतिथियों को क्लब की ओर से पौधा देकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को विषम परिस्थितियों में क्लब द्वारा इन 2 महीनों में किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक सभी सदस्याएं 100 पौधे लगा चुकी हैं। आरके महिला कॉलेज में टेबल टेनिस सेट दिया गया है। शहर के 4 प्रसूति रोग अस्पतालों में स्तनपान के महत्व को बताया गया है। स्वतंत्रता दिवस सप्ताह में क्लब की सदस्यों के बीच कई रोचक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई है। एक जरूरतमंद लड़की को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए स्मार्टफोन दिया गया है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी में और एक जरूरतमंद महिला को राशन की सामग्री दी गई है। इन सबके साथ सदस्यों ने मनोरंजक कार्यक्रम, फ्रेंडशिप मीट और मॉनसून मिलन का भी आयोजन किया। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रभा रघुनंदन ने जीवन में शिक्षकों के महत्व और शिक्षक दिवस के विषय में विस्तार से जानकारी दी। तत्पश्चात पास्ट प्रेसिडेंट चंचल भदानी ने डॉक्टर समीर सरकार का औपचारिक परिचय लोगों से करवाया। क्लब द्वारा उनको शॉल, मोमेंटो और भेंट देकर सम्मानित किया गया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर समीर सरकार ने कहा कि वे इनरव्हील क्लब गिरिडीह को पिछले 32 वर्षों से शहर के हर क्षेत्र में सेवा का काम करते हुए देखते आ रहे हैं और कहा कि उन्हें कभी भी जरूरत पड़ी तो वे क्लब के लिए खड़े रहेंगे। जिसके बाद क्लब की सभी शिक्षिकाओं को पौधा और भेंट देकर सम्मानित किया गया। क्लब से जुड़ी 5 सदस्यों रुचि तरवे, दीक्षा वासखियार, गीता बर्णवाल, निवेदिता पौदार और डॉक्टर पायल वर्मा को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रभा रघुनंदन के द्वारा पिन पहनाकर क्लब में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया गया। मौके पर सदस्यों ने इनरव्हील गीत की प्रस्तुति की। अंत में क्लब की उपाध्यक्षा रेखा तरवे ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हेमा दत्ता, उमा गुप्ता, ब्यूटी गुप्ता, राखी टारको, स्मृति गुप्ता, सृष्टि राजेश, मितुलिका सरकार, रुचि तरवे, दीक्षा वासखियार, निवेदिता पौदार आदि लोग उपस्थित थी। जहाँ कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहे। इनरव्हील आइए बता दीजिए क्या कर रहे हैं। मैं इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग ने यहाँ कुछ शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बुलाया है और हमारी क्लब की सदस्य मौसमी सरकार जो 2002 से मेरे क्लब में हैं, उनके हस्बैंड डॉक्टर समीर सरकार अभी गिरिडीह कॉलेज के प्रिंसिपल नियुक्त हुए हैं, तो आज उनको हम लोग सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाए हैं और हमारे क्लब की कुछ और भी शिक्षिकाएँ हैं, उनको भी हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। आज हमारा यही प्रोग्राम है। पतरोड़ी पंचायत के सेंट्रल पिट की सड़क काफी जर्जर और कीचड़मय अवस्था में है, जिससे स्थानीय ग्रामीण काफी परेशान हैं। सोमवार को ग्रामीणों ने विधायक और जिला प्रशासन से तत्काल मिट्टी मोरम डालकर सड़क मरम्मती करवाने की गुहार लगाई, अन्यथा आंदोलन करने की चेतावनी दी। पतरोड़ी पंचायत के सेंट्रल पीट के ग्रामीण जर्जर और कीचड़मय सड़क से काफी परेशान हैं। सोमवार को यहां के ग्रामीणों ने विधायक और जिला प्रशासन से जर्जर सड़क का निर्माण करवाने की मांग की। वहीं तत्काल में मिट्टी मोरम से मरम्मती करवाने की गुहार लगाई। इन लोगों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द मरम्मती का कार्य नहीं किया गया
तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मौके पर रिंकू रजक, कारू गोप, लखन दास, अनिल यादव, मुकेश पासवान सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। घटना हो रहा है, पूरा एकदम दिक्कत हो रहा है, सबके एकदम डेली एक्सीडेंट हो जाता है, कौन गिर जाता है, यहाँ सब चोट घाट लगता है एकदम। कभी भी कुछ होना ना आंदोलन हम लोग भी कर सकते हैं यहाँ पर, कभी भी रोड जाम कर देंगे एकदम। क्या परेशानी है? परेशानी यही दिक्कत है, कचरा उचड़ा एकदम पूरा भर गया रोड, एकदम रोड में पानी पूरा जमा हो गया, पानी उनी। तो क्या चाहते हैं आप? यही हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ PCC हो जाता ठीक रहता, और जैसा भी मिट्टी मोरम भी हो जाएगा तो फिलहाल के लिए तो ठीक है। आप लोग का एक ही रास्ता है जाने का? एक ही रास्ता यही है। कौन रूट है, किधर जाता है? यहाँ से बरवाडी से मेन रोड जाता है, सेंटरपीठ दुर्गा मंडप से बरवाडी मेन तक ले जाता है। कौन पंचायत में? पतरोडी पंचायत। बरगंडा के कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल में केक काटकर खूब धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। मौके पर छात्र छात्राओं ने संस्था के शिक्षकों के प्रति बेहतर शिक्षा देने के लिए आभार प्रकट किया। बरगंडा के कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल्स में रविवार शाम खूब धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। इस दौरान संस्था के संचालक रोहित श्रीवास्तव ने केक काटकर इस खास दिवस को सेलिब्रेट किया। मौके पर संस्थान के छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों का अभिवादन किया और लगातार बेहतर शिक्षा देने के लिए आभार भी प्रकट किया। मौके पर माहौल बेहद खुशगवार नजर आया। कोल्डिया स्थित सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सुभाष ग्रुप के निदेशक के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस क्रम में सुभाष ग्रुप के सभी संस्थानों में कार्यरत लगभग 200 लोगों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कोल्डिया में सुभाष ग्रुप के निदेशक सह अध्यक्ष के द्वारा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सुभाष पब्लिक स्कूल, सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुभाष पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही गिरिडीह के सभी मीडिया बंधुओं को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सुभाष ग्रुप के निदेशक सह अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षकों का सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी हमारे देश में शिक्षकों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमारे संस्थान में शिक्षकों को सम्मान के साथ कार्य करने का अवसर दिया जाता है। इस सम्मान समारोह में उप निदेशक आकाश परमहंस, आतिश परमहंस, सुभाष पब्लिक स्कूल के प्राचार्य विभा सिंह, सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार मंडल, प्रोफेसर शमा प्रवीण, प्रोफेसर ओम प्रकाश राय, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर ओरस कुमार, प्रोफेसर ब्रजमोहन, प्रोफेसर कौशल राज, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर सोमा सुबोध कुमार, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद शहाबुद्दीन, जितेंद्र कुमार, विनय कुमार, सुभाष पॉलिटेक्निक कॉलेज के उप प्राचार्य कौशल हंसराज, विपिन कुमार, ओम कुमार, मोहम्मद इरशाद, होटल ऑर्बिट क्रेडिट के ओम कुमार, दीपक कुमार एवं सुभाष ग्रुप के सभी संस्थानों में काम करने वाले लगभग 200 लोगों को सम्मानित किया गया। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सुभाष ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तरफ से हमारे जितने भी शिक्षक कर्मी हैं, बीएड के, डीएलएड के, सुभाष पब्लिक स्कूल के, एसआईटी के, सबों को मैनेजमेंट के तरफ से सम्मानित किया गया। करीब 150 शिक्षक लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं और मैनेजमेंट उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता है। और आज ऐसे भी 5 सितंबर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति भारत के थे, और उनके जन्मदिन के अवसर पर भी हम सारे शिक्षकों को बधाई देना चाहते हैं कि वो ऐसे निर्माता का निर्माण करें भारतवर्ष में, जो अपने देश को सब देशों में अग्रणी भूमिका निभाएं। धन्यवाद।
आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सुभाष पब्लिक स्कूल की तरफ से हम लोगों को सम्मानित किया गया है। शिक्षक हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्हें गुरु और ब्रह्मा के तुल्य ही माना गया है। तो ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, उनकी याद में उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। वो चाहते थे कि शिक्षक जो हमारे बच्चों को एक आधार देते हैं, कैसे समाज में रहना है, आदर्शवादी कैसे रहना है, उसके लिए वो चाहते थे कि बच्चे ऐसा करें और शिक्षक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अदा करते हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामना देना चाहती हूँ। बच्चों को भी शुभकामना देना चाहती हूँ कि उज्जवल भविष्य उनका हो। बच्चे हमारी भारत के शान हैं और मैं आशा करती हूँ कि वो नभ में तारों की तरह चमकते रहेंगे। इस आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारीडीह में दरगाह शरीफ हजरत चूड़ी शाह बाबा का 63वां उर्स मुबारक सोमवार से गुस्ल एवं चादरपोशी के साथ शुरू हो गया। बताया गया कि यह उर्स मुबारक 12 सितंबर तक चलेगा, जिसमें सारे दिन पूरी श्रद्धा पाक दिल से रस्म अदायगी की जाएगी। शहर के भंडारीडीह में दरगाह शरीफ हजरत चूड़ी शाह बाबा का 63वां उर्स मुबारक सोमवार से गुस्ल एवं चादरपोशी के साथ शुरू हो गया। यह उर्स 12 सितंबर तक जारी रहेगा। मौके पर दरगाह शरीफ के खादिम मोहम्मद नियाज अली ने कहा कि यह दरगाह हजरत शेख नूर मोहम्मद शाह उर्फ चूड़ी शाह बाबा चिश्ती लाहौरी की दरगाह 63 सालों से पूरी पाक अदब से चली आ रही है। इस बार पूरे विश्व में कोरोना महामारी की मार चल रही है एवं सरकार ने पहले से कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दिया है। इसी को देखते हुए इस दरगाह शरीफ में सारे दिन पूरी श्रद्धा पाक से और दिल से रस्म अदायगी की जाएगी। दरगाह में कोविड को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की गई है। मजार के आसपास कोई भीड़ मेला लगाने की कोई अनुमति नहीं दी गई है। कमेटी ने कहा कि आने वाले सभी व्यक्ति से गुजारिश है कि मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और पाक इबादत जियारत के बाद बिना वजह भीड़ भाड़ न लगाए। मौके पर दरगाह शरीफ के अध्यक्ष सह एक्स ऑफिशियो गद्दी नशीर मोहम्मद आलमगीर अंसारी, उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल रहमान फैजी, सचिव मोहम्मद आसिफ अली सनीकत, सचिव मोहम्मद इमामुद्दीन, कोषाध्यक्ष मोहम्मद मिनहाज अली, खादिम मोहम्मद नियाज अली सहित कमेटी के सारे ओहदेदारान उपस्थित थे। आज दिनांक 6/9/2021 को हजरत चूड़ी शाह बाबा चिश्ती लाहौरी का गुस्ल का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें सारे लोग बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और आज से लगातार 6 दिन तक उर्स चलेगा, यानी 12 सितंबर तक। ये उर्स 6 सितंबर से 12 सितंबर तक जारी रहेगा। इसमें सिर्फ उर्स कोविड महामारी का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिर्फ रस्म अदायगी की जाएगी। यहाँ बेवजह भीड़ भाड़ नहीं लगाया जाएगा। और आज रात में सरकारी चादरपोशी श्रीमान विंसन ढेंगरा, अपर समाहर्ता सह सचिव जिला वक्फ कमेटी के हाथों से सरकारी चादरपोशी कर उर्स के रस्म की विधिवत शुरुआत की है। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने भंडारीडीह के समीप स्थित LIC कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर निजीकरण की नीति का विरोध किया। इस दौरान संघ के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा LIC का IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण करने का विरोध करते हुए सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की ओर से सोमवार को भंडारीडीह के समीप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। मौके पर संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने LIC के निजीकरण का विरोध किया। कहा कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1 सितंबर को अपनी स्थापना के 65 वर्ष पूरे कर 66वें वर्ष में प्रवेश किया। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 में लोगों का पैसा लोगों के कल्याण के लिए और इस देश में सभी के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि के साथ की गई थी।
जिसे LIC ने इन 65 वर्षों में अच्छी तरह से क्रियान्वित किया। 1 सितंबर 1956 को सिर्फ 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित इस निगम ने अपने 65 साल के सफल यात्रा में आज 38,56,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार LIC विश्व की तीसरी सबसे मजबूत ब्रांड तथा 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुके हैं। LIC अपने स्थापना के बाद से भारत सरकार को अब तक लगभग 28,700 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दे चुकी है। LIC ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 से लेकर 13वीं 2017 से 2022 तक में कुल 55,76,113 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। LIC ने आधारभूत संरचना जैसे रेलवे, सिंचाई, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों को अभी तक 26,86,527 करोड़ रुपए दिया है। बीमा क्षेत्र के खुलने के 2 दशकों के बाद भी LIC की बीमा बाजार में 74.58% हिस्सेदारी है। वर्ष 2020-21 में LIC के कुल आय 6.82 करोड़ रुपए है तथा LIC द्वारा इस दौरान कुल 2.10 करोड़ नया बीमा बेचा गया है। इस दौरान LIC ने लगभग 54,000 करोड़ रुपए अधिशेष कमाया, जिसका 95% यानी लगभग 51,000 करोड़ रुपए पॉलिसी धारकों के बीच बोनस के रूप में तथा 5% लगभग 2700 करोड़ रुपए भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया है। LIC ने वर्ष 2020-21 में लगभग 2.30 करोड़ पॉलिसियों के दावा का निपटारा करते हुए 1.47 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस अवसर पर सरकार की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना NMP का विरोध करते हुए कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य देश की संपत्ति को बेचना है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार पूर्व अर्जित सारी परिसंपत्तियां आनन फानन में बेच देना चाहती है। सार्वजनिक क्षेत्र को खड़ा करने में वर्षों की मेहनत और आम जनता का पैसा लगता है। अब जब यह क्षेत्र लाभप्रद स्थिति में है तो इसे निजी व्यवसायियों को भाड़े पर दे देना, जिसे मुद्रीकरण का नाम दिया गया है, ऐतिहासिक भूल होगी। यदि सार्वजनिक क्षेत्र सक्षम नहीं होते तो इनसे इतना भारी मुनाफा नहीं होता, और यदि निजी क्षेत्र इतने ही सबल सक्षम होते तो मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे उद्योगपति भगौड़े नहीं होते। अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति यस बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास जैसे प्राइवेट बैंक दिवालिया नहीं होते। सरकार ने कभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि जब सारी संपत्तियां बेच दी जाएगी तो खजाने में पैसा कहां से आएगा। क्या निजी कारोबारियों से सरकार इतना कमा सकेगी जिससे प्रशासकीय जरूरतें और कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे? आम जनता को यह समझना होगा कि लाभप्रद सरकारी कंपनियों तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से पूंजी का केंद्रीकरण होगा, जिसका खामियाजा अंततः उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। सरकार LIC को पूंजी बाजार में सूचीबद्ध कर रही है। इसका विनाशकारी प्रभाव बीमा उद्योग पर पड़ेगा। बीमा उद्योग के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था सभी बीमा योग्य लोगों को उचित कीमत में बीमा पहुंचाना, परंतु LIC के शेयर को बेचना उन्हीं घपलेबाज पूंजीपतियों को बीमा व्यवसाय को सौंपना है जिनके घपले और घोटालों की वजह से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हम भारत सरकार द्वारा LIC में IPO के माध्यम से विनिवेशीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। देश की जनता की बचत को कॉरपोरेटों के हाथों में दिया जाना सरासर गलत है। हम बीमा कर्मचारी अपने संगठन के माध्यम से देश के 40 करोड़ बीमा धारकों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा भारत की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि LIC की विशाल निधि की हिफाजत करेंगे। प्रेस वार्ता में संघ के सचिव धर्मप्रकाश, अध्यक्ष संजय शर्मा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार तथा श्वेता ने भाग लिया। भारतीय जीवन बीमा निगम 65 वर्षों का कार्यकाल पूरा करके 66वें वर्ष में प्रवेश किया है। जब LIC की स्थापना हुई थी तो मात्र 5 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की पूंजी लगी हुई थी। आज LIC की कुल परिसंपत्ति 38 लाख करोड़ हो गई है। साथ ही साथ LIC नौ व्यवसाय में भी नंबर 1 स्थान पे है, क्लेम पेमेंट में भी नंबर 1 स्थान पे है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना से लेकर अभी तक LIC ने देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगभग 48 लाख करोड़ रुपया का निवेश किए हुए हैं। इसके अलावा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, जैसे रोडवेज, हाईवेज, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम चीज़ों में अभी तक
28 लाख करोड़ रुपया का LIC का निवेश है। इतना ही नहीं, इस देश में जब इंश्योरेंस सेक्टर को प्रायोरिटाइज किया गया, उसके बाद इस देश में 23 बीमा कंपनी, जीवन बीमा कंपनी कार्य कर रही है और आज भी हम मार्केट लीडर बने हुए हैं। हमारा बिजनेस में 78% का मार्केट शेयर है। इन तमाम बातों को अगर हम नज़र डालते हैं तो पाते हैं कि LIC इस देश की आर्थिक रीढ़ है और जब भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो या किसी संस्था में, जो संस्था डूब रही हो या जहाँ पे पूंजी की ज़रूरत है, वहाँ पे LIC हमेशा निवेश करती है। अभी हाल ही में भारतीय रेल में 1,50,000 करोड़ का LIC ने निवेश किया। जब IDBI बैंक बैंकरप्सी के कगार पे था तो LIC ने 38,000 करोड़ का निवेश किया है। इतना ही नहीं, तमाम चीज़ों में जब भी कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है तो LIC इस देश को मदद करता है, इस देश में निवेश करता है। और अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि LIC का 5% शेयर हम मार्केट में लाएंगे और शेयर मार्केट में इसको सूचीबद्ध करेंगे IPO के माध्यम से। हम इस IPO जो केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि LIC का IPO लाया जाएगा, हम केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इतनी उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का अगर IPO लाया जाता है, जिसके लाभ का LIC का जो लाभ अर्जित होता है, तो लाभ का फ़ायदा इस देश को मिलता है। जब इसका IPO, जैसा कि सर ने अभी काफ़ी सारी बातों को रखा हमारे सामने, हमारे संस्थान के नेशनलाइजेशन से लेकर के 65 साल का ये जो सफ़र रहा है, ये बहुत ही भरोसेमंद सफ़र रहा है हमारे पूरे देश के लिए, क्योंकि LIC है तो सभी का विश्वास है हम में, तभी हम हैं। और जहाँ तक बात है IPO की, तो अभी सरकार ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है 5% IPO लाने का, जिसका कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कब 5% से 51% पर जा कर के और कब प्राइवेटाइजेशन की ओर अपना कदम रख ले। क्योंकि इसके पीछे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे FDI का, जो कब 49% से 74% में इंक्रीज़ हो चुका है। और हमारा संस्थान जो है वो हमेशा काम करते आया है लोगों के भरोसे को मेंटेन करने के लिए। जैसा कि अगर हम पास्ट छोड़ के सर ने काफ़ी सारे बताया, हम अगर प्रेजेंट का एग्जांपल लें तो हमारे 2021 का जो प्रॉफिट रेशियो है उसमें से हमारा 95% पब्लिक के लिए बोनस के रूप में गया है, जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके बोनस के रूप में, जो कि हम नहीं श्योरिटी ले सकते कि अगर ये प्राइवेटाइज होता है तो ये प्रॉफिट मार्जिन किसके शेयर होल्डर्स में बचेगा। तो हम यहाँ फाइट कर रहे हैं हमारे संस्थान के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए। थैंक यू। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के तदर्थ कमेटी का गठन बावनटोली स्थित एक आवास में किया गया। इस दौरान उदय कुमार सिन्हा को महामंत्री बनाया गया, वहीं कई अन्य लोगों को पद दिया गया। बताया गया कि जल्द ही पार्टी को गिरिडीह में एक मजबूत ढांचा दिया जाएगा। बावनटोली स्थित एक आवास में सोमवार को भारतीय जनतंत्र मोर्चा के तदर्थ कमेटी का गठन किया गया। साथ ही पत्र जारी कर पदधारकों के नामों की घोषणा की गई। बताया गया कि इस तदर्थ समिति में उदय कुमार सिन्हा को महामंत्री बनाया गया है, वहीं राजेश यादव को सचिव, शेर खां और विपिन कुमार सिन्हा को उपाध्यक्ष, ज्योति शर्मा को कोषाध्यक्ष, डब्लू सिंह को IT सेल प्रभारी, रोहित स्वर्णकार को नगर अध्यक्ष, नारायण यादव को युवा जिला अध्यक्ष और अनिल कुमार सिन्हा को अधिवक्ता प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है। इधर कार्यकारिणी समिति में पारस सिंह, रणविजय सिंह, रामरतन राय, विद्याभूषण सिंह आदि को रखा गया है। इस बाबत जिलाध्यक्ष विनोद सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि फिलहाल तदर्थ समिति का गठन किया गया है, जल्द ही पार्टी को गिरिडीह में एक मजबूत ढांचा दिया जाएगा। गठन किया गया, उसमें एक नगर अध्यक्ष का गठन किया गया। अभी कमेटी का रूप छोटा है, इसके बाद हम लोग प्रखंड स्तर में कमेटी बनाएंगे और पूरे 13 प्रखंड में अभी गिरिडीह जिला के स्तर में काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 13 प्रखंड के अंदर कार्य करेंगे। पूरे जिले में सदस्यों का बनाना 25 सितंबर से हम लोग सदस्य जी मेंबरशिप बनाने का काम करेंगे। आगे हमारे संरक्षक माननीय सरजू राय जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम चल रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उस पर माननीय मंत्री का बहुत सहयोग रहा। अभी पिछले दौरा में आए थे और प्रदूषण फैक्ट्रियों का भी दौरा किया और प्रेस से भी वार्ता करते हुए आया, उपायुक्त से भी वार्ता किए।
तो अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जिला कमेटी ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना, नमाज कक्ष और नेता प्रतिपक्ष मुद्दे पर जताया विरोध, राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निकाली भड़ास। ट्रक ऑनर एसोसिएशन पर हुए मुकदमे का एसोसिएशन पदाधिकारियों ने जताया विरोध, कहा एमपीएल के इशारे पर हुआ है झूठा मुकदमा, नहीं समाप्त होगा आंदोलन। सड़क हादसे में 3 लोग हुए घायल, एक को किया गया धनबाद रेफर। बेंगाबाद में 2 तो बरगंडा में 1 को आई थी चोटें, मोटरसाइकिल से गिरकर हुए सभी घायल। और गांव में एनजीटी की आदेश की उड़ रही है धज्जियां, अवैध रूप से हो रहा है बालू का उठाव, बड़े बड़े ट्रकों में भरकर भेजा जा रहा है बिहार, प्रशासन से साठगांठ का लग रहा है आरोप। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।